अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक नाम से क्लियर है। अपवर्तनांक नाम से क्लियर है। अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात की है, इसका मतलब दो माध्यम की बात की है। एक माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों की तुलना कर लो तो ये अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। देखना किससे, मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या कांच का गुटका है या कांच का स्लेब है बोल सकते हैं हम, और ये क्या वायु है। वायु का जो भी अपवर्तनांक रहेगा, कांच का जो अपवर्तनांक रहेगा, इसका अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या कहलाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कांच के सापेक्ष वायु का या वायु के सापेक्ष कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या कहलाएगा। तो दोनों के अनुपात को दोनों के क्या अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोला जाएगा, अपेक्षिक अनुपात अपवर्तनांक कहा जाएगा। नहीं आई बात समझ में। हम यहां पर बोल सकते हैं कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। देखना, दो माध्यम है, एक कांच है और एक कांच है और एक क्या वायु है। तो दो माध्यम है, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोला जाता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि माना कि हमारे पास में दो माध्यम है, एक तो माध्यम ये पहला है और ये माध्यम दूसरा है। कोई जरूरी नहीं है कि हम वायु और कांच की बात करें। इस प्रकार से हमारे पास में दो माध्यम है और मान लिया जाए कि इसका अपवर्तनांक क्या है, N1 है और इसका अपवर्तनांक क्या है, N2 है। कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, N21 है। देखना, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा। तो N21 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। नहीं है बात समझ में, सिंपल सी बात है। अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब यह है कि दो माध्यम है हमारे पास में, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय पहले माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। चूंकि हमें मालूम है कि N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय C2। सही है क्या। किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय C1। भाई अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बोलता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये N2 लिखा है ना, N कैसे प्रदर्शित, काय के लिए प्रदर्शित किया जाता है, अपवर्तनांक के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और N1 बराबर से क्या हो जाएगा, वायु में या निर्वात में भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि निर्वात और वायु में लगभग बराबर होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसके अगर मान रख दिए यहां पर तो क्या हो जाएगा, N2 का मान कितना है, C डिवाइडेड बाय C2 डिवाइडेड बाय N1 का मान C डिवाइडेड बाय C1। ये ऊपर जाएगा तो C डिवाइडेड बाय C2 इंटू C1 डिवाइडेड बाय C। देखिए ये नीचे से ऊपर गया तो C1 ऊपर चला गया, C नीचे आ गया, C से C कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, C1 डिवाइडेड बाय C2 N21। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर से होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। एक तो ये बोल सकते हैं, या तो दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर से क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो दो फार्मूले हम बना सकते हैं। अगर हमें
किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है और हमें अगर दोनों माध्यम की प्रकाश की चाल दी हुई है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक मालूम है तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो याद रखना, जब भी प्रकाश की चाल दी हो तो 2 1 करना है तो 2 नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा, ठीक है। और जब अपवर्तनांक दिए हुए है तो 2 1 करना है तो 2 ऊपर लिखना पड़ेगा और 1 नीचे की ओर आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब स्नेल का नियम क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। स्नेल का नियम देखना, स्नेल का नियम क्या बोलता है कि हमारे पास में एक माध्यम, तो ये कांच का स्लेब है, ये मान लिया जाए कि ये अभिलंब है और जब सपोज करें कि ये एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल और यहाँ पर प्रकाश की चाल, तो हमें अगर आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है तो किसका निकालना है, मान लिया जाए इसका निकालना है। ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम क्या हो गया 2 हो गया। यदि ये कांच है, ये कांच है और ये क्या है, वायु है, ठीक। यदि हमें वायु का अपवर्तनांक मालूम है, कांच का अपवर्तनांक मालूम है और हमें बोला है कि कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो हम क्या बोलेंगे N21, मतलब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बराबर से N2, मतलब इसका अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय इसका अपवर्तनांक। यदि हमें अगर इसमें प्रकाश की चाल मालूम है, इसमें भी प्रकाश की चाल मालूम है और इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, N21 मतलब कांच का अपवर्तनांक बराबर से इस माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय इस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम देखते हैं स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम, ठीक। और स्नेल के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम तो बड़ा सिंपल है। यहां पर क्या है, ये जो आपतन कोण क्या है, आई है और अपवर्तन कोण क्या है, आर है। तो आपतन कोण का ज्या काय को बोलते हैं, मेसन पढ़ा ना, ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, है ना, कोटि स्पर्श ज्या, ये सारी चीजें पढ़ी है हमने। साइन को क्या बोला जाता है हिंदी में, ज्या मतलब साइन है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को क्या बोला जाता है, ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो मतलब नियतांक बराबर से होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और इसी को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। अपने पास में नियतांक का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कोई आपतित किरण है और आपतित किरण है और ये क्या अपवर्तित किरण है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान क्या होगा, हमेशा एक नियत होगा। नियत होगा मतलब ये वायु है और ये क्या कांच है। आप चाहे तो इसका आपतित किरण यहाँ हो, चाहे आपतित किरण यहाँ हो, कहने का मतलब यहाँ पर सपोज करें कि आई का मान 30 डिग्री है, दूसरे तरीके से हम समझते, और हम यहाँ पर अगर मान लिया जाए आई का मान 60 डिग्री है और अपवर्तित कोण का मान जो भी है, फिर से और एक बार, आपतन कोण का मान चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 40 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लिया 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो इसकी ज्या और इसकी ज्या का जो अनुपात रहेगा वही अनुपात क्या रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। यही स्नेल का नियम बोलता है। बात समझ में आ रही, मतलब नियतांक का मतलब क्या हो गया कि एक नियत संख्या, इसकी ज्या और इसकी ज्या का जो अनुपात होगा, चाहे आई का मान कितना भी कम हो चाहे कितना भी ज्यादा हो, तो इसका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर हमें अपवर्तनांक मालूम है तो ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। तो इसका अगर सीधे गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, N2 साइन आर इज इक्वल टू N1 साइन आई। स्नेल का नियम क्या बोल सकते हैं हम, किन्हीं दो माध्यमों में के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष वर्ण की बात की है, तो यहाँ पर वर्ण से रिलेटेड क्या है, प्रकाश क्या होता है कि अलग अलग वर्णों में विभाजित होता है। अगर हम मान लिया जाए कि ये हमारे पास में प्रिज्म है, अगर इसमें अगर कोई प्रकाश आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती है, अलग अलग वर्णों में विभक्त होती है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वर्ण की बात कर रहे हैं, किसी भी एक वर्ण की,
ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म के लिए हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और किस प्रकार से इसमें जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार से अलग अलग रंगों में वो विभक्त हो जाती है, वो सारी बातें अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक विशेष वर्ण के लिए और एक विशेष वर्ण के लिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है, इनका अनुपात क्या होता है, इसका अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय इसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसे क्या बोला जाता है, इसको ये फार्मूला बन गया और इसको बोला जाता है स्नेल के नियम का सम्मित रूप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो स्नेल नियम का सम्मित रूप अगर बोला जाए तो ये होता है N2 sin R = N1 sin I, ये हो जाएगा। तो इस आधार पर अभी हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। वायु में गमन करती एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। देखना, मान लिया जाए कि ये जल है, ठीक है, और ये क्या है, जल है, और ये यहाँ पर क्या है, वायु है। तो वायु में तिरछी इस प्रकार से गमन करती हुई प्रकाश किरण काय में प्रवेश करती है, पानी में प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छा, वायु से गमन करती एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? तो ये क्या होगी, ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, विरल, और ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा ये क्या हो गया, सघन हो गया। याद रहे कि सब विरल हवा, वायु क्या है, विरल माध्यम है, विरल की अपेक्षा पानी क्या है, वायु की अपेक्षा ज्यादा सघन है, और कांच पानी की भी अपेक्षा ज्यादा सघन है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि जो दो माध्यम है, जो ज्यादा सघन होगा उसको सघन माध्यम बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, चूंकि वायु की चूंकि जल क्या है, वायु की अपेक्षा ज्यादा सघन है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर कारण इस प्रकार से देना है, क्वेश्चन लिखा हुआ, वायु में गमन करती प्रकाश किरण यदि जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि जल वायु की अपेक्षा क्या है, सघन है, इसलिए वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर जल से अगर वायु में जाती तो अभिलंब से परे हो जाती। ये उल्टा देख लो आप, ये गई तो अभिलंब से क्या हो गई, परे हो गई, दूर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। देखना, काय में प्रवेश करता है भाई, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, और अपवर्तनांक क्या है, 1.5 है, प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। तो हमें मालूम है कि हम जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर से क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, अब कांच का अपवर्तनांक कितना बोला है, यहां लिखेंगे हम, चूंकि दिया है कि कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, बराबर से निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल। और हम क्या करते हैं, कांच में प्रकाश की चाल को तिरक गुना इधर करते हैं, 1.5 का तिरक गुना इधर करते हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर से कितना हो जाएगा, इसका तिरक गुना करेंगे तो 3×10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 से 2 बार कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
सारणी 10.3 जो कि यहाँ पर सारणी दी हुई है, से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है इसमें देखिए आप, इस टेबल में देखने के बाद में वायु का अपवर्तनांक कितना 1.0003 है, और इससे सबसे कम यही दिख रहा है मेरे ख्याल से 1.0003, और सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखेंगे कि 1.3, 1.3, 1.4, 1.46, 7, 1.5, 1.52, 1.53, 1.54, 1.65, 1.77, 2.42। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा लास्ट में हीरे का। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अतः सारणी के अनुसार क्या है, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है और हीरे का अपवर्तनांक क्या है, सबसे अधिक 2.42 होगा। मतलब घनत्व जो होगा, अधिकतम प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, हीरे का सर्वाधिक होगा और वायु का सबसे कम होगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट आंसर और उसको